रूह यारम, तहरीर अरीज शाह, किस्त नंबर 7। सुबह यारम की आंख खुली तो पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी। वो आराम सुकून से उठा, फ्रेश होकर बाहर आया तो उसके अंदाजे के मुताबिक रूह किचन में घुसी कुछ कर रही थी। अपने इस फ्लैट में उसने आज तक अपने अलावा किसी दूसरे वजूद को इतनी सुबह ना देखा था। वो शुरू से ही इस तरह से रहता था कि कोई उसे पहचान ना पाए। ये फ्लैट जिस बिल्डिंग में था वहां पर बहुत सारी फैमिलीज रहती थी, जिनमें ज्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी थी। इन सबको यारम के बारे में कुछ भी पता ना था। अगर किसी को कुछ पता था तो बस इतना कि एक लड़का है जो यहाँ रहता है और छोटी मोटी जॉब करता है। यारम का रिकॉर्ड इतना साफ था कि आज तक पुलिस इस तक ना पहुंच पाई, मगर इंस्पेक्टर सारम की मेहनत और लगन ही थी जिसने उसे इस तक पहुंचने में उसकी मदद की। वो खुद भी इंस्पेक्टर सारम को इसकी हिम्मत और काबिलियत की दाद देता था। अरे आप उठ गए, आप बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वो किचन से बाहर टेबल तक आई तो उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर बोली, वैसे मुझे पता नहीं है कि आप सुबह नाश्ते में क्या पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने पराठे बनाए हैं। लेकिन आप कहेंगे तो कुछ और भी बना दूंगी। उस वक्त वो बना अबाया के काला चूड़ीदार पाजामा और सुर्ख कमीज पर काला दोपट्टा सलीके से सर पे जमाई खड़ी थी। हम मगर कपड़े इसके लिहाज से थोड़े लूज थे। सफेद रंगत, काली आंखें, लंबे बाल जो दोपट्टे से बाहर कमर से नीचे झूल रहे थे। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन यारम जितनी नहीं। हाँ, लेकिन इसके चेहरे की मासूमियत खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को मात देने के लिए काफी थी। नहीं, मैं ये खा लूंगा। थैंक यू। मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए और सॉरी तुम्हें मेरे लिए इतनी जहमत करनी पड़ी। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो इतना क्यों बोलने लगा है। वो तो जरूरत से ज्यादा कभी नहीं बोलता था। अरे जहमत कैसी, अब ये सब कुछ मुझे ही तो करना है। सफाई के लिए कौन आता है? मेरा मतलब है घर की सफाई कौन करता है? वो खाने के लिए बैठा था जब रूह ने पास बैठकर सवाल पूछा। मैं खुद अपने घर के सारे काम खुद करता हूँ, मुझे दूसरों लोगों के किए गए काम पसंद नहीं आते और दुबई में आसानी से नौकर मिलना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ तकरीबन सभी लोग अपने काम खुद करते हैं और खाना भी खुद बनाते हैं। रूह ने हैरान होकर पूछा, ज्यादातर खुद ही बनाता हूँ और अगर देर हो जाए तो बाहर से ले आता हूँ। बस इतना कहकर वो नाश्ता करने लगा, मगर इसे ये नहीं कह पाया कि उसे खामोशी में खाना खाना पसंद है। वो बस इस लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि वो एक डॉन है और ये लड़की गलत एड्रेस पर पहुंची है, लेकिन इसके लिए इस लड़की से बातें करने जरूरी तो ना थी। वो क्यों उसे अपनी पर्सनल बातें बता रहा था? रात में उसने जब कहा कि वो दूसरे कमरे में सो जाए तो उसकी अदासी क्यों इससे परेशान कर गई थी? खूबसूरत से खूबसूरत लड़की इसकी जिंदगी में आई थी, इसने पलटकर कभी उनकी तरफ देखा भी नहीं। लैला इसकी एक नज़र पे बैठी थी, लेकिन उसने लैला को कभी इतनी अहमियत ना दी। लेकिन इस लड़की की सिर्फ अदासी इसे परेशान कर रही थी। वो चाहता था कि जिस तरह से ये लड़की हंसती खेलती यहाँ आई है उसी तरह से अपने घर पहुंच जाए। हाँ, वो बस इसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहता था, इसकी मासूमियत को बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। बस यही तो वजह थी। कैसा बना है? अपनी सोचों में वो बैठा आराम से नाश्ता कर रहा था जब अचानक से रूह की आवाज बहुत करीब से महसूस हुई। वो एक्साइटेड सी खड़ी इससे पूछ रही थी, अच्छा, बहुत अच्छा। बस इतना सा बोलकर वो फिर से नाश्ता करने में मगन हो गया। मैं आपके लिए रोज बनाऊं? एक बार फिर से वो एक्साइट सी इससे पूछने लगी। रोज? हाँ, रोज बनाओ। वो क्यों उसे बता नहीं पा रहा था कि वो सिर्फ 1 या 2 दिन इसके साथ रहेगी, फिर तो उसे जाना है अपने घर जहां इसका असल शौहर है। मैं काम पर जा रहा हूं, तुम यहीं रहो, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। नाश्ता करके उठकर अपने कमरे में चला गया। इसका इरादा जब तक उस लड़की के घर वालों का मिलना था इसको यही रखने का था। बिल्कुल आम रोजमर्रा की जॉब करने वाले आदमी की तरह वो तैयार हुआ। जीनस के ऊपर वाइट शर्ट और गले में टाई और हाथ में ब्रीफ केस पकड़कर घर से निकला और जाने से पहले से दरवाजा बंद करने का बोल गया। कुछ पता चला इस लड़की के बारे में? इसने खजर से पूछा। नहीं, मैं कल से लगा हूं, लेकिन इस लड़की के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब फेक आईडी कार्ड पर हम कैसे इसके घर वालों को ढूंढें? हम और इस लिस्ट का किया हवा शारिफ अपना काम कर रहा है।
نہیں، اس نے ابھی شروع نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر والوں کو کیا لڑکی لڑکی لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اپنے کام پر دھیان دو، وہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ اس نے غصے سے خضر کی بات کاٹی۔ ہاں، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ چل جائے تو ہم صحیح سلامت اسے واپس پہنچا دیں، پھر اپنے کام پر دھیان دیں۔ اسے غصے میں دیکھ کر خضر نے وضاحت پیش کی، اس لڑکی سے زیادہ ضروری کام ہے ہمیں فی الحال، اپنے کام پر دھیان دو، اس لڑکی پر نہیں۔ ہاں لیکن ڈیول، 1-2 دن میں ہی ہم اس لڑکی کے بارے میں سب انفارمیشن ڈھونڈ لیں گے۔ اور خضر، تم وہ کرو جو میں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، فی الحال اس لڑکی کو ایک سائٹ پر رکھو اور ضروری کام کرو۔ اس نے پھر سے خضر کی بات کاٹی۔ اوکے، جیسا تم کہو، مجھے حال چیک کرنی ہے۔ یہ سرچ وارنٹ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ اس مہینے میں تصویری چیکنگ وارنٹ تھی۔ وہ جب بھی فارغ ہوتا تو ایسا ہی سرچ وارنٹ نکلوا کر یہاں آ جاتا۔ ضرور انسپیکٹر سارم، کیوں نہیں، آپ کا اپنا ہی حال ہے، جب دل چاہے آئیں چیک اپ کریں۔ شارف نے پورا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، کل ہی تو وہ جیل سے چھوٹ کے آیا تھا اور پچھلے 10 دن سے اس نے سب سے زیادہ اسی شخص کی شکل دیکھی تھی۔ اور انسپیکٹر سارم، یہ وہ پہلا اور آخری شخص تھا جسے وہ آج کی تاریخ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ، اتنی مہمان نوازی تو مجھے ہضم نہیں ہوگی، سارم نے مسکرا کر کہا۔ ہضم تو کرنی پڑے گی انسپیکٹر سارم، آخر آپ کی مہمان نوازی کا قرض چکانا ہے۔ جیل میں اس پر کسی بھی قسم کا تشدد نہ کیے جانے کا آرڈر تھا، لیکن سارم پھر بھی وقت بے وقت ہاتھ صاف کرتا رہا۔ اکرم، انسپیکٹر صاحب کے لیے کچھ کھانے پینے کو منگاؤ، یہ تو گھر کے جمائی راجا ہو گئے ہیں جو کبھی بھی اٹپکتے ہیں۔ شارف نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے ہر دوسرے تیسرے دن آنے پر چوٹ کی، لیکن وہ کہتے ہیں نہ پولیس والے ڈھیٹ مٹی کے بنے ہوتے ہیں۔ سارم بھی اسی مٹی کا بنا تھا۔ چیکنگ شروع ہو چکی تھی۔ سارم کے ساتھ آئے پولیس والوں نے حال کا ستیاناش کر دیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ ڈیول یہاں نہیں تھا، ورنہ گندگی اور بے ترتیبی سے اسے نفرت تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دبئی کے پولیس والے اتنے ظالم ہوتے ہیں۔ سارم نے اپنے پیچھے سے نرم سی آواز سنی، مڑ کے دیکھا تو پیچھے خوبصورت لیکن نازک سی لڑکی کھڑی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ پہلے تو اسے تم لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھا، اس نے شارف سے پوچھا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھیں انسپیکٹر صاحب، جتنے اچھے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کوئی نہیں بتا پائے گا۔ وہ سارم کے قریب اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے بولی، حد میں رہو لڑکی، یہ نہ ہو کہ اسی ہاتھ میں ہتھکڑی پہنا کے اندر کر دوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ ہائے ظالم، کیا دھمکیاں دیتے ہو؟ دل کرتا ہے خود ہی تمہاری جیب سے ہتھکڑی نکال کر پہن لوں۔ ایک ادا سے بولتی ہوئی وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ انسپیکٹر صاحب، معصوم لوگوں کو نہیں تڑپاتے، پلیز پہنا دینا ہماری معصومہ کو ہتھکڑی، دیکھیں نا کیسے منتیں کر رہی ہے آپ کی۔ شارف نے جیسے اس کی سفارش کی تھی۔ معصومہ؟ ضرورت سے زیادہ معصوم ہے یہ، اور ہتھکڑی تو میں ضرور پہناؤں گا اسے، لیکن فی الحال میں اپنا کام کرنے آیا ہوں، اگلی بار ان کے لیے ہتھکڑی ضرور لے کر آؤں گا۔ اس کا ہاتھ اپنی گردن سے جھٹکتے ہوئے کہا، پنک کلر کی پہنوں گی۔ معصومہ نے معصومیت سے آنکھیں پپٹائی، جبکہ معصومہ کی بات سن کر آگے پیچھے ڈیول کے سبھی آدمی دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ دبئی کی پولیس کو اردو نہیں آتی تھی، جبکہ معصومہ ابھی بھی محبت پاش نظروں سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے تنگ آ کر سارم نے پولیس والوں کو چلنے کا آرڈر دیا۔ کیا دبئی کے پولیس والے اتنے پیارے ہوتے ہیں؟ معصومہ ابھی تک اس دروازے کو گھور رہی تھی جہاں سے سارم نکلا تھا۔ یہ بندہ شادی شدہ ہے، ایک بچی کا باپ ہے۔ معصومہ کی بڑبڑاہٹ سن کر شارف تیزی سے بولا، مگر پھر بھی بہت ہینڈسم ہے، لائن مارنے میں کوئی برائی بھی نہیں، مجھے تو بہت پیارا لگا۔ معصومہ نے اس کی شادی شدہ ہونے کا کوئی اثر نہ لیا۔ ڈیول سے زیادہ؟ شارف نے پوچھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی یارم کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بات کرے۔ ارے ڈیول سر کے ساتھ وہ چڑیل ہمیشہ چپکی رہتی ہے، ان دونوں میں کچھ چل رہا ہے کیا؟ معصومہ نے پوچھا۔ ہاں چل رہا ہے، 6 سال سے تو یک طرفہ ہی چل رہا ہے۔ لیلا ڈیول سے محبت کرتی ہے، لیکن ڈیول کی نظر میں اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں، شارف نے بتایا۔
اور अकड़ती तो ऐसे है जैसे डेवल सर इसके बॉयफ्रेंड हूँ। मासूमा को लीला कुछ खास पसंद नहीं आई थी। यारम के जाने के बाद उसने सारा घर शीशे की तरह चमकाया, एक एक चीज को रगड़ रगड़ कर साफ किया। बिछोटा सा घर था, फटाफट साफ हो गया। इसके बाद किचन में आई और वही अमल किचन में दोहराया। किचन में खाने पीने की हर चीज मौजूद थी, लेकिन वो जानती थी उसके शौहर का रास्ता पीठ से नहीं बल्कि साफ सफाई से निकलता है। लेकिन वो उसे भूखा भी तो नहीं मार सकती थी, खाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो बनाना ही था। बहुत सोच विचार करके उसे दाल चावल ही नजर आए। हद है, मतलब अब मैं अपने शौहर के लिए जिंदगी में पहली बार कुछ बनाने जा रही हूँ, तो क्या दाल चावल बना के दूंगी? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? मुझे कुछ और बनाना नहीं आता। हाँ, तो उनके सोचने से पहले ही मैं बता दूंगी कि मैं सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन घर में यही था तो मैंने यही बना दिया। हाँ, यही ठीक है। मैं भी ना पता नहीं क्या सोचती रहती हूँ। अपनी तमाम तर सोचों को एक तरफ रखकर वो खाना बनाने में जट गई। अभी उसने दाल चावल साफ करके ही रखे थे, जो कि पहले से ही साफ थे, कि दरवाजे की बेल बजी। हाय, ये कौन आ गया है? जो भी आया वो अरबी में बात ना करता हो, इसे तो मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी। चलो, मैं तो फिर इशारों से समझा लूंगी। वो कैसे समझाएगा? यही सब सोचते हुए वो दरवाजे तक आई। दरवाजा खोला तो सामने 3 नखवातीन खड़ी थी। इस्लाम अलैकुम, हम आपके पड़ोसी हैं, ये साथ वाले फ्लैट में रहती हैं। एक औरत ने मीठे लहजे में कहा। वालेकुम सलाम, आए, अंदर आए। इसे उम्मीद नहीं थी कि दुबई में उर्दू में बात करने वाली कोई औरत उसे मिलेगी। बेटा, आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। वो लड़का जो इस फ्लैट में रहता है, इसको हम अक्सर आते जाते देखते रहते हैं। आप आज ही आई हैं क्या? दूसरी औरत ने इससे सवाल किया। नहीं आंटी, मैं कल आई थी। मैं इनकी बीवी हूँ, शादी के बाद में पहली बार यहाँ आई हूँ। इसने फोन पर निकाह वाली बात गोल करके बताया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बेचारा वैसे भी अकेला रहता था, अब तुम आ गई हो तो बेचारे की तन्हाई बढ़ जाएगी। वो औरतें उसे बातों में लगा के इधर इधर की बातें बताने लगी, और कुछ ही देर में इसे ये भी बता दिया कि बिल्डिंग के कौन कौन से घरों में नहीं जाना, कौन सी औरतें अच्छी हैं और कौन सी औरतें अच्छी नहीं। वो भी सबकी बातों को ऐसे जहन नशीन कर रही थी जैसे वो हर किसी के घर में जाने वाली हो। बल्कि तुम ऐसा करना कि कल हम एक कटी पार्टी रखेंगे। इसमें हम बिल्डिंग की उन सब औरतों को बुलाएंगे जिनके साथ तुम उठ बैठ सकती हो। तुम्हारी उम्र की भी लड़कियां होंगी वहाँ। जी आंटी, मेरे शौहर आ जाए, मैं उनसे पूछ कर आऊंगी। हमारी बिल्डिंग में भी शौहर की इजाजत से आया जाया करोगी। खैर, वो मना तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी तुम पूछ लेना, मगर आना जरूर। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। और थोड़ी देर मजीद बैठकर चली गई। या अल्लाह, अब क्या अम्मी और रापी की तरह मेरी भी सहेलियां होंगी जो घर आया करेंगी? हाय, कितना मजा आएगा। क्या खाक मजा आएगा, ये सब तो मुझसे इतनी बड़ी है। हाँ, लेकिन इन्होंने ये भी तो कहा कि वहां मेरी उम्र की भी लड़कियां होंगी। तेज तेज प्याज काटती वो खुद ही बुड़बड़ा रही थी। आज सुबह से ही यारम लेला के हाथ नहीं लगा। वो अपने काम निमटाता रहा और लेला बिन पानी की मछली बनी रही। इसे सारी रात ये सोचकर नींद नहीं आई कि वो दोनों एक साथ एक फ्लैट में हैं, जबकि ये बात लैला से छपी हुई नहीं थी कि किसी कसम लड़की यारम को एक्टरिकट नहीं करती। लेकिन फिर भी यारम था तो मर्द। ये कैसे हो सकता है कि इतनी खूबसूरत मासूम लड़की इसके पास हो और वो बिल्कुल भी इसमें दिलचस्पी ना ले? लेकिन वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं। मैं क्यों इतनी खौफजदा हो रही हूँ? वो भी इस लड़की के लिए जिसे सिर्फ डेवल बचाना चाहता है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वो लड़की तो वैसे भी कुछ ही दिनों में चली जाएगी। बस इसके घर वालों के बारे में पता लगने की देर है। और वैसे भी वो लड़की शादीशुदा है। डेवल किसी शादीशुदा लड़की में कभी भी दिलचस्पी नहीं लेगा। लेकिन वो लड़की सारा दिन इसके घर पे करके आ रही होगी। वो साथ साथ तेज तेज चलती हाल के चक्कर काट रही थी और साथ साथ बुड़बड़ा रही थी। चल के देख लेते हैं, शारिफ ने कहा। तुम्हारा मतलब है डेवल के घर चलते हैं? हम डेवल को कहते हैं कि आज हम चारों साथ डिनर करेंगे और साथ इस लड़की को भी ले लेते हैं। यकीन करो, डेवल का इस लड़की को भूखा मारने का कोई इरादा नहीं होगा। तुम तीनों गाड़ी में बैठो,
मैं तब तक इसको लेके आता हूँ, यारम कहकर जाने लगा, लेकिन लैला भी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली। डेवल ना जाने वो लड़की तैयार होने में कितना टाइम लगाए। मेरा ख्याल है हमें भी ऊपर ही इंतजार करना चाहिए, ऐसे गाड़ी में बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। अपनी बात खत्म करके उसने फौरा शारिफ को इशारा किया, जो इसकी हम में हम मिलाने लगा। यारम उनकी बहस सुने बगैर ही आगे निकल गया। वो तीनों भी इसके पीछे भी आए। इसने दरवाजा खटखटाया जो अंदर से लॉक था। रूह तो जैसे उसी के इंतजार में खड़ी थी। फौरा दरवाजा खुल गया। बना पूछे, दरवाजा क्यों खोला तुमने? हमारी जगह कोई और भी हो सकता था, आइंदा एहतियात करना। यारम का लहजा जरा सख्त था। जी मुझे लगा अब कौन आएगा आपके अलावा, इसलिए बना पूछे दरवाजा खोल दिया। वो अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए बोली, हाँ ठीक है, लेकिन आइंदा एहतियात करना, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं डिनर करने। यारम ने अपने पीछे खड़े बंदों को इतनी भी अहमियत ना दी कि घर के अंदर बुलाए, लेकिन वो इतनी बेमरूत ना थी। खाना तो मैंने बना दिया था। मेरा मतलब है आपने बताया नहीं था कि हम शाम में कहीं बाहर जाने वाले हैं, इसलिए मैंने खाना बना दिया। वो परेशानी से बोली, कोई बात नहीं लड़की, वो खाना तुम फ्रिज में रख दो और हमारे साथ चलो। खिजर जल्दी से बोला, लेकिन इसके बात पर यारम ने घूम कर से देखा। पहली बात, इसका नाम लड़की नहीं रूह नूर है। दूसरी बात, उसने खाना बहुत मेहनत से बनाया है और अब तुम लोग डिनर यही करोगे। और तीसरी बात, मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूं। बस इतना कहकर अंदर चला गया और वो तीनों शराफत से इसके कदम के साथ कदम मिलाते अंदर आए और आकर बैठ गए। लैला का तो मानो बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे। जब तक ये तीनों यही रहे यारम कमरे से बाहर ना निकला। लेकिन खिजर और शारिफ ने खाने की इतनी तारीफ की कि शायद ही कभी जिंदगी में किसी ने की हो, जबकि लैला ने अपना मुंह बंद ही रखा। फिर वो तीनों चले गए तो रूह ने यारम के कमरे का दरवाजा बजाया। वो तीनों चले गए। इसने पूछा, जी चले गए, अच्छा तुम खाना लगाओ, मैं आ रहा हूँ। ये बात कहने के बाद उसे याद आया था कि वो उसकी असली बीवी नहीं है। जी वो मैं यही तो बताने आई थी। इसके कमरे के अंदर आ गई। वो लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ था। इसे एक नज़र देखा, वो सुबह वाले लिबास में ही थी। क्या बताने आई थी? यारम ने उसे नज़रों के हिसार में लेते हुए पूछा। वो मुझे पता नहीं था आपके दोस्त भी खाने पर आएंगे, तो जितना खाना मैंने बनाया था वो ख़त्म हो गया। अब हम दोनों को भूखा सोना पड़ेगा, इसने मासूमियत से कहा। दोनों को मतलब तुमने भी खाना नहीं खाया? इसने नफ़ी में सर हिलाया। लड़की तुम क्या पागल हो, कम अज कम खुद तो खा लेती। वो दिन में मुझे लगा शायद आप वापस आएंगे, लेकिन आप नहीं आए तो मुझे भी ख्याल नहीं आया खाना खाने का। लेकिन अभी बहुत भूख लगी है। मासूमियत सी मासूमियत थी। और आप अपने दोस्त के सामने कह रहे थे कि मेरा नाम रूह नूर है, और खुद मुझे लड़की कह के बल्ला रहे हैं। उसने मजीद मुंह फैलाया। जाओ तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं। अगर बात सिर्फ इसकी अपनी होती तो वो रात बना खाए रह लेता, लेकिन ये लड़की इसके घर की मेहमान थी। आज नहीं तो कल उसे चले जाना था। और सच था, वो उसे भूखा नहीं मार सकता था। और दोपहर में भी इसने कुछ नहीं खाया था। अरे तैयार किया होना है, सिर्फ अबाया ही तो डालना है, अभी 2 मिनट में हो जाएगा। अपने कहे के मुताबिक वो जल्दी से दूसरे कमरे में गई और 2 मिनट में वापस आ गई। चलें, उसने दरवाजे से जरा सा झांक कर पूछा। चलें, वो उसी के अंदाज में बोला। बाहर निकला। वैसे मेरी कल वाली बात पर अमल नहीं किया आपने? उसके साथ लिफ्ट के अंदर जाती बोली। कौन सी बात? यार मीम ने पूछा। अरे वो सदका जारिया वाली बात। डिम्पल एक बार फिर से उभरा था, लेकिन इस बार उसने छुपाने की कोशिश नहीं की। गाड़ी में वो मुसलसल इससे कुछ ना कुछ बात कर रही थी। कभी इससे पूछती कि उसका पसंदीदा कलर कौन सा है, तो कभी पूछती कि खाने में क्या पसंद है। पहले तो वो इग्नोर करता रहा, फिर कहा ये सब कुछ तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। अरे ऐसे कैसे? मेरे जानने के लिए नहीं है। अगर मुझे आपकी पसंद ना पसंद मालूम ही नहीं होगी तो कैसे आपकी पसंद पर चलूंगी? आप मुझे बता दें, आपको खाने में क्या पसंद है। मैं आपकी पसंद की सारी डिशेस बनाऊंगी, और जो नहीं आती वो भी सीख लूंगी। पर आपको एक और बात तो बताई ही नहीं, आज ना दोपहर में 3 औरतें आई थीं।
ہمارے گھر میں، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے پڑوس سے ہیں، انہوں نے مجھے پارٹی پر بلایا ہے، میں جاؤں کیا؟ وہ تیز تیز بولتی اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ رہا کرو، کوئی بھی ہو دروازہ مت کھولا کرو۔ یارم نے ایک ہی جملے میں جواب دیا۔ کوئی نہیں نا، وہ اتنے پیار سے بللا رہی تھی۔ میرے خیال میں مجھے جاننا چاہیے، اس طرح تو انہیں برا لگ سکتا ہے نا۔ میں نے کہا تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ اس بار یارم کے لہجے میں تھوڑی سی سختی تھی، وہی سختی جو گھر آنے پر بنا پوچھے دروازہ کھولنے پر کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی، لیکن وہ آنٹیاں کہہ رہی تھی وہاں میری عمر کے بھی لڑکیاں آئے گی، اور بتا رہی تھی کہ ہماری بلڈنگ میں کون کون سے لوگ اچھے نہیں ہیں، اور ان سے بات مت کرنا۔ یارم کو جو لگا تھا اس پر سختی کرنے سے وہ بولنا بند کر دے گی، اس کی غلط فہمی آگے 2 منٹ میں ہی دور ہو چکی تھی۔ تم کتنا بولتی ہو لڑکی، اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ تم کیا کھاتی ہو؟ چونٹی جتنا تو کھاتی ہو تم، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی تم سے زیادہ وزنی ہوتا ہوگا۔ اب تھوڑی دیر خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ تاکہ میں سکون سے ڈرائیونگ کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں بولوں گی، آپ سکون سے گاڑی چلائیں۔ میں تو ویسے بھی کچھ نہیں بولتی ہوں، گھر میں مجھے کوئی نہیں بولنے دیتا تھا، ماریا آپی، رانیا آپی، تانیا آپی، وہ تو مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتی تھی، اور جب کوئی مہمان آتا تھا تو امی کہتی تھی کہ یہ تو گنگی ہے، لیکن فاطمہ بی بی کہتی تھی تم اپنے شوہر سے باتیں کرنا بہت ساری۔ بولتے بولتے وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی، جب یارم نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا۔ اچھا، میں ابھی کچھ نہیں بولوں گی، پکا وعدہ؟ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے سیدھی بیٹھ گئی۔ گڈ گرل، گھر جا کے جتنا مرضی بول لینا، ڈرائیونگ کے دوران مجھے بالکل بات سننا پسند نہیں۔ اس کا اس طرح سے اداس ہو کر بیٹھنا اسے پسند نہیں آیا تھا، اس لیے صفائی دینے لگا۔ اس کی بات پر اس نے صرف گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں، اور پھر سارے راستے خاموشی رہی۔ لیلا کا کلب آنے کا ارادہ تھا، جو کینسل ہو گیا۔ وہ سیدھی اپنے گھر میں آئی تھی، اور اب دائیں سے بائیں گھوم رہی تھی۔ وہ لڑکی یارم کے گھر پر اس طرح سے رہ رہی تھی جیسے اس کی اصلی بیوی ہو، کیسے اپنی مرضی سے ہر طرف گھوم پھر رہی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کھانا بنانے کی؟ یہ تو شکر تھا کہ یارم اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ان لوگوں کے آتے ہی یارم کمرے میں چلا گیا، جبکہ خضر کے پوچھنے پر یارم نے اسے بتایا تھا کہ وہ دوسرے کمرے میں سوتی ہے۔ یہ بات جان کر لیلا کو بہت سکون ملا۔ تم میری جگہ کسی کو نہیں دو گے؟ میں جانتی ہوں ڈیول، تمہاری آخری منزل میں ہوں، تمہیں مجھ تک ہی آنا ہوگا۔ وسکی کے گھونٹ بھرتی نشے کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اس لڑکی کو جلد سے جلد یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ میں تو اس معصومہ سے ڈر رہی تھی، جس کو ڈیول نے دوسری بار دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، لیکن یہ لڑکی، اس کا مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں جلدی سے جلدی پتہ کرنا ہوگا، جتنا جلدی ہو سکے اسے ڈیول کی گھر سے نکالنا ہوگا۔ گاڑی آ کر بلڈنگ کے باہر رکی۔ ساری ڈرائیونگ کے دوران وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ تم چلو اوپر، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، اس نے روح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ روح دوسری طرف منہ پھیرے سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ لڑکی، میں تم سے بات کر رہا ہوں، گاڑی سے نیچے اترو اور اوپر جاؤ۔ سنو، میں تم سے، اس نے روح کا کندھا ہلا کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے کیسے سوچ لیا، یہ لڑکی میرے ایک بار کہنے کے بعد بات نہیں کرے گی۔ یہ سو رہی ہے، اگر سو نہ رہی ہوتی تو اب تک میرا دماغ کھا چکی ہوتی۔ روح اٹھو، اوپر جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کا کندھا ہلایا، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ ایک پل کے لیے یارم کو اس کی نیند پر رشک آیا۔ ایک دن بھی اگر یارم ایسی نیند لے لے تو اگلے دن صبح اس کی ڈیڈ باڈی ملے۔ گاڑی پارک کرنے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ واپسی پر دوسری طرف سے آ کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھی۔ اسے اس طرح بے خبر نیند سوتے ہوئے بے ساختہ اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہوا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ صدقہ جاریہ والی بات یاد کر کے آج یہ ڈمپل اس نے کتنے لوگوں سے چھپایا تھا۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ روح کے آنے سے پہلے وہ کب آخری بار مسکرایا تھا۔ اس نے آہستہ سے روح کو اپنے بازو میں اٹھایا اور ریموٹ سے گاڑی لاک کی۔ اسے لے کر لفٹ میں آیا اور اپنی فلیٹ کا بٹن پریس کیا۔
लेकिन अगले ही पल नजर रूह के चेहरे पर पड़ी, जहां शरारती सी मुस्कान खिली थी। इसने गौर से इसके चेहरे पर देखा, जहां वो बार बार एक आंख खोल कर उसे देख रही थी। लेकिन फिर उसे भी अंदाजा हो गया कि रूह की शरारत को पकड़ चुका है। मैं तो हड्डियों के ढांचे से भी गई गुजरी हूं, इससे भी कम वजन है मेरा, अब मजा आया। और शरारत से चेहरे चमका के बोली। इसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर एक बार फिर से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन इससे नीचे नहीं उतारा। आपका नाम क्या है? अचानक सवाल पर यारम ने इसका चेहरा देखा। क्यों निकाह नामे पर नाम नहीं देखा था? वो ये सवाल पूछना नहीं चाहता था, फिर न जाने क्या सोचकर पूछ लिया। हाय, तब तो मुझे होश ही नहीं था नाम देखने का। अब तो यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही थी कि मुझे अपना घर छोड़ देना पड़ेगा। आपके दोस्त आपको वो क्या बोलते हैं डेवल? ये कैसा अजीब सा नाम है? पहले तो मैंने सोचा, फिर सोचा हो सकता है आपका निकनेम हो। ऐसा अजीब सा नाम तो कोई वालिदैन नहीं रखते। बताए ना, यही नाम है आपका डेवल? हाँ, यही नाम है मेरा। अब बिल्कुल खामोश हो जाओ, नहीं तो यही फेंक दूंगा। नहीं, फेंकने की जरूरत नहीं है, आप मुझे नीचे उतार दें, वो जल्दी से बोली, क्योंकि अपनी शरारत के वक्त उसे याद नहीं आया था कि वो इसकी बाहों में कितना शर्मिंदा होगी। वो तो बस अपना बदला लेना चाहती थी, बस उसे बताना चाहती थी कि वो हड्डियों का ढांचा नहीं है। लेकिन तब इस बात का एहसास नहीं था कि वो इसके इतना करीब होगा। उस शख्स की कुछ पल की कुर्बत इसे होश हवास से बेगाना कर रही थी। यकीनन ये शख्स इसका हो गया तो वो तो मर ही जाएगी। यारम ने ना तो उसे नीचे उतारा, न ही इसकी शर्माने का कोई असर लिया। इसने घर का दरवाजा खोला और उसे आगे सोफे पर बिठा दिया। यहाँ बैठो आराम से और मेरी बात सुनो। वो इसके सामने आ बैठा। कुछ खाया पिया करो, वरना जितना तुम्हारा वजन है ना हुआ से उड़ जाओगी तुम। इस तरह से अकेली बाहर मत निकलना। ये ना हो कि हुआ तुम्हें उड़ा के कहीं ले जाए और मैं तुम्हें ढूंढ भी ना पाऊंगा। अपना डिंपल छुपाता हुआ उठा और किचन में आया। 2 कप चाय बनाई और 1 कप लाकर इसके सामने रखा। वो जो हैरान और परेशान सोच रही थी कि वो इससे अपना बदला ले चुकी है, सब धरा का धरा रह गया। वो तो अभी भी इस हड्डियों का ढांचा कह रहा था, बल्कि अब तो हुआ में अकेले निकलने से भी मना कर रहा था। अल्लाह करे मैं इतनी मोटी हो जाऊं कि आप मेरी एक फूंक से उड़ जाएं। किया मैं उसे बददुआ समझो? नून होना। वो जो आराम से टांग पे टांग रखे बैठा उसे देख रहा था, पुरसुकून अंदाज में बोला, नहीं, मैं तो किसी को बददुआ नहीं देती। बहुत अच्छा करती हो। अब जाओ तुम रूम में आराम करो। इसे हुक्म देकर अपना लैपटॉप उठाया। वो इस जिंदगी से बाहर आया था जिसमें वो जीना नहीं चाहता था। वो जानता था एक सीधी सादी जिंदगी इसकी मुंतजिर नहीं है। वो एक डॉन है, गुनाहों का बादशाह, एक डेवल शैतान। यही है उसकी हकीकत। वो आम लोगों की तरह एक आम जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये लड़की जो इतने सालों के बाद उसे ये बताने आई थी कि वो इंसान है, हंस बोल सकता है, किसी और की अमानत थी, किसी और की बीवी। वो क्यों उसकी तरफ खींचता जा रहा था? क्यों वो इससे दूर नहीं जा पा रहा था? वो इससे बात नहीं करना चाहता था, इसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ कर रहा था। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो अपने लैपटॉप पे नजरें जमाए सोचों में डूबा हुआ था जब उसे रूह की आवाज सुनाई दी। नहीं, इसने बड़ी सफाई से इनकार किया। फिर इसके चेहरे के तासुरात देखने लगा। अब मैं हर नमाज के बाद दुआ करूंगी कि आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए। वो उदासी से बोली। शायद इसके रवैये से भी अंदाजा हो चुका था कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। मत करना रूह, ऐसा गलती से भी मत करना, क्योंकि अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई ना तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगी, तुम खुद भी नहीं। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई ना, तुम्हारी जिंदगी में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। तुम हर रोज पछताओगी मुझसे मोहब्बत करने पर, लेकिन तुम्हारे पास राय फरार नहीं होगा। वो बोलते बोलते सोफे से उठ और दूसरे कमरे में चला गया। अंदर से जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज आई थी, जबकि कमरे के बाहर रूह साकत खड़ी इसके लफ्जों को मानी दे रही थी।